बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, आज की इस वीडियो में कंसोलिडेशन के टॉपिक से पर्टेनिंग FAR 2 के आईकेप के पास पेपर के क्वेश्चन को कवर करना है। हमारे पास स्प्रिंग 2023 की अटेम्प्ट का क्वेश्चन नंबर 8 है। 18 मार्क की वेटेज है सवाल की। सवाल को रीड करने से पहले मैं इसकी रिक्वायरमेंट को रीड करता हूं। तो रिक्वायरमेंट में हमसे कहता है, इन अकॉर्डेंस विद IFRS प्रिपेयर एल कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज एट 31 दिसंबर 2022। हमें एल कंपनी की कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ड्रॉ करनी है। 31 दिसंबर 2022 हमारा ईयर एंड है। अब सवाल को रीड करते हैं। कहता है, फॉलोइंग आर दी समराइज्ड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एल्युमिनियम लिमिटेड एएल एंड सिल्वर लिमिटेड एसएल एज एट 31 दिसंबर 2022। हमारे पास दो कंपनीज एएल और एसएल की बैलेंस शीट अवेलेबल है 31 दिसंबर 2022 पे। बैलेंस शीट पे हमारे पास प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट्स एट कॉस्ट, इन्वेंट्रीज और अदर करंट एसेट्स आ रहे हैं। इक्विटी एंड लायबिलिटीज में हमारे पास शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिवैल्यूएशन सरप्लस, रिटेन अर्निंग और लायबिलिटीज आ रही हैं। फिर हमारे पास कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन नंबर 1, on 1st January 2022, AL acquired 70% shareholding in SL for the following consideration। साल के पहले दिन 1 जनवरी 2022 पे एल्युमिनियम लिमिटेड ने सिल्वर लिमिटेड की 70% शेयर होल्डिंग एक्वायर की इस कंसिडरेशन के अगेंस्ट। Issuance of 20 million shares of AL after 1 month of acquisition. The market price of AL share at the date of acquisition was 25 each. However, market price increased to 25 each when the shares were issued. The issuance of shares has been recorded in AL books at rupees 27 per share. कह रहा है कि एल्युमिनियम ने सिल्वर लिमिटेड के 70% शेयर्स एक्वायर करने के लिए अपनी ही कंपनी के 20 मिलियन शेयर्स इशू किए। डेट ऑफ एक्विजिशन पे शेयर्स की वैल्यू थी 25 रुपए। शेयर्स इशू हुए एक महीने बाद, और जिस वक्त शेयर्स इशू हुए उस वक्त शेयर्स की वैल्यू 25 से बढ़कर 27 हो गई। हमने इन शेयर इशुएंस को 27 की वैल्यू पे रिकॉर्ड कर रखा है। पॉइंट नंबर 2 में कहता है कि कैश पेमेंट ऑफ 304 मिलियन आफ्टर 3 इयर्स, द अमाउंट पेबल हैज बीन रिकॉर्डेड इन फुल दैट इज एट 304 मिलियन इन एएल बुक्स। इसके अलावा हमें 304 मिलियन की कैश पेमेंट करनी है, लेकिन 3 साल के बाद। हमने पूरा अमाउंट पेबल का अपने पास रिकॉर्ड कर लिया है डे 1 पे ही। एडिशनल इंफॉर्मेशन नंबर 2 में कहता है, एट एक्विजिशन डेट एसएल रिटेन अर्निंग एंड रिवैल्यूएशन सरप्लस वर 515 मिलियन एंड 105 मिलियन रिस्पेक्टिवली। Further, carrying amount of SL net asset were equal to their fair value except in investment property whose fair value exceeded the carrying value by 160 million. The property had a remaining useful life of 8 years. Both AL and SL subsequently measures the investment property using the cost model. कहता है, जिस वक्त आपने सिल्वर लिमिटेड को एक्वायर किया, इसकी रिटेन अर्निंग का बैलेंस 515 मिलियन और रिवैल्यूएशन सरप्लस का बैलेंस 105 मिलियन था। सिल्वर लिमिटेड के सारे एसेट्स की कैरिंग वैल्यू फेयर वैल्यू बराबर है सिवाय इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की फेयर वैल्यू इसकी कैरिंग वैल्यू से 160 मिलियन एक्सीड करती है एट द डेट ऑफ एक्विजिशन। 8 साल की इस इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की लाइफ है। और पेरेंट कंपनी एल्युमिनियम लिमिटेड और सब्सिडरी कंपनी सिल्वर लिमिटेड दोनों की पॉलिसी है कि वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को कॉस्ट मॉडल पे मेजर करते हैं। पॉइंट नंबर 2, AL follow the cost model whereas SL follow the revaluation model for subsequent measurement of property, plant and equipment. If SL had adopted the cost model, SL would not have recorded revaluation surplus of 45 million on 31 दिसंबर 2022। कहता है, पेरेंट एल्युमिनियम लिमिटेड प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को कॉस्ट मॉडल पे और सब्सिडरी सिल्वर लिमिटेड प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को रिवैल्यूएशन मॉडल पे रखता है। हमें मालूम है कि ग्रुप अकाउंट्स बनाते वक्त हम पेरेंट और सब्सिडरी की सेम पॉलिसीज फॉलो करते हैं। पेरेंट की पॉलिसीज को कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में फॉलो करते हैं। कहता है कि अगर सब्सिडरी कॉस्ट मॉडल फॉलो करता तो 31 दिसंबर 2022 पे 45 मिलियन का रिवैल्यूएशन सरप्लस रिकॉर्ड ना करता। पॉइंट नंबर 4 में कहता है, ड्यूरिंग द ईयर एसएल मेड सेल्स ऑफ 150 मिलियन टू एएल एट अ मार्कअप ऑफ 20%। 40% ऑफ दीज गुड्स आर इंक्लूडेड इन एएल क्लोजिंग इन्वेंट्री। हमारे पास पेरेंट और सब्सिडरी के दरमियान इंटरकंपनी सेल्स है। सब्सिडरी ने पेरेंट को 150 मिलियन की सेल्स की 20% के मार्कअप पे और 40% गुड्स ईयर एंड पे अनसोल्ड है। पॉइंट नंबर 5, ऑन 1 जुलाई 2022, AL acquired 5 million shares representing 25% shareholding in Platinum Limited for rupees 91 million. On acquisition date, fair value of share was rupees 17 each. AL has nominated one director out of 7 directors on the board of the PL. कहता है, एक्विजिशन 1 जुलाई 2022 पे यानी कि एग्जैक्टली मिड ऑफ द ईयर पे एल्युमिनियम लिमिटेड ने 5 मिलियन शेयर्स जो कि 25 मिलियन शेयर होल्डिंग जो कि 25% शेयर होल्डिंग है प्लैटिनम लिमिटेड की, इसको एक्वायर किया 91 मिलियन का। एक्विजिशन डेट पे प्लैटिनम लिमिटेड के शेयर्स की जो वैल्यू है वो 17 रुपए पर शेयर है। और हमने इस कंपनी के 5 में से एक डायरेक्टर अपॉइंट किया क्योंकि हमारे पास 25% शेयर होल्डिंग यानी कि सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। पॉइंट नंबर 6, ड्यूरिंग द 6 मंथ एंडेड 31 दिसंबर 2022, PL रिपोर्टेड नेट प्रॉफिट ऑफ 52 मिलियन। AL has recorded its share of dividend from PL amounting to 5 million as other income। सर, हमारे पास इस प्लैटिनम लिमिटेड का
6 महीनों का प्रॉफिट है 52 मिलियन। एल्युमिनियम लिमिटेड ने पीएल से प्लेटिनम लिमिटेड से मिलने वाला 5 मिलियन का डिविडेंड एज अदर इनकम रिकॉर्ड किया है। पॉइंट नंबर 7, ऑन 1 September 2022 Aluminium Limited sold machine having a carrying value of 60 million to PL for rupees 108 million. The remaining useful life of the machine at the time of disposal was 4 years. Sir, 1 September 2022 यानी कि ड्यूरिंग द ईयर एल्यूमिनियम लिमिटेड पेरेंट कंपनी ने 60 मिलियन की कैरिंग वैल्यू की मशीन एसोसिएट प्लैटिनम लिमिटेड को 108 मिलियन में सेल की और इस मशीनरी की यूजफुल लाइफ एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल 4 इयर्स थी। तो हमारे पास एसोसिएट के साथ भी एक ट्रांजेक्शन है। A fair value loss of 22 million needs to be recorded in respect of AL remaining investment. कहता है एएल के पास जो यहाँ बैलेंस शीट पे टोटल इन्वेस्टमेंट्स आ रही है ना 1000 मिलियन की, इसमें से एक तो इन्वेस्टमेंट इन सिल्वर लिमिटेड है, दूसरा इन्वेस्टमेंट इन प्लैटिनम लिमिटेड है, बाकी जो इन्वेस्टमेंट है उस पर 22 मिलियन का फेयर वैल्यू लॉस है जो कि अभी रिकॉर्ड करना रहता है। पॉइंट नंबर 9 में डिस्काउंट रेट ऑफ 15% पर एनम में बी यूज वेयर रिक्वायर्ड 15% का डिस्काउंट रेट गिवन है। और पॉइंट नंबर 10 में कहता है कि एल मेजर्स नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट एट दी प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ एसएल आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स। और हमारी पॉलिसी है कि हम एनसीआई को प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ नेट एसेट्स में मेजर करेंगे। तो ये हमारे पास कंसोलिडेशन के टॉपिक से पर्टेनिंग एक कॉम्प्रिहेंसिव सवाल है जिसमें हमारे पास एक सब्सिडरी सिल्वर लिमिटेड 70% शेयर होल्डिंग और एक एसोसिएट प्लैटिनम लिमिटेड 25% शेयर होल्डिंग के साथ है। एक दफा इस सवाल को खुद से आप लोग रीड करें फिर हम इसे सॉल्व करते हैं। चलिए सर सॉल्व करते हैं सवाल को। तो हम सवाल को सॉल्व इस तरह से करेंगे कि जिस तरह की प्रेजेंटेशन आप लोगों से एग्जाम में रिक्वायर्ड है, यानी एग्जाम के प्रेजेंटेशन में, यानी कि एग्जामिनर के सामने जो आपकी एग्जामिनर कॉपी चाहे उसमें सवाल के पहले पेज पे आपके सवाल की रिक्वायरमेंट यानी कि जो सवाल में रिक्वायर्ड है वो इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए और उसके बाद फिर सारी वर्किंग्स आनी चाहिए। तो मैंने आपके सामने सोल्यूशन का एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया है। हमारे पास स्प्रिंग 2023 के अटेम्प्ट का क्वेश्चन नंबर 8 है। एल्युमिनियम लिमिटेड पेरेंट कंपनी है जिसकी हमें कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ड्रॉ करनी है। ईयर एंड 31 दिसंबर 2022 है। एक तरफ हम इक्विटी एंड लायबिलिटीज दिखाएंगे, दूसरी तरफ हम एसेट दिखाएंगे और इस स्पेस को छोड़ने के बाद हम अपनी वर्किंग से स्टार्ट करेंगे। वर्किंग से जो जो नंबर आते जाएंगे वो अकॉर्डिंगली हम अपनी बैलेंस शीट पे प्लॉट करते जाएंगे। तो चलते हैं सर वर्किंग की तरफ। सबसे पहले हम वर्किंग करते हैं अपनी सब्सिडरी सिल्वर लिमिटेड के हवाले से। सिल्वर लिमिटेड में हमारी जो शेयर होल्डिंग है वो कितनी है 70%। सर सिल्वर लिमिटेड की एक वर्किंग हम करेंगे चेंजेस इन नेट एसेट्स की, जिसमें हम सिल्वर लिमिटेड के नेट एसेट्स एट एक्विजिशन कैलकुलेट करेंगे और नेट एसेट्स एट रिपोर्टिंग डेट कैलकुलेट करेंगे। हमने सिल्वर लिमिटेड को एक्वायर किया था 1 जनवरी 2022 पे और ईयर एंड है हमारा 31 दिसंबर 2022। इसके बाद फिर हम एक वर्किंग करेंगे गुडविल से पर्टेनिंग, हमें सिल्वर लिमिटेड की गुडविल कैलकुलेट करनी होगी। एक वर्किंग हम करेंगे एनसीआई से पर्टेनिंग नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट की वर्किंग करेंगे और एक वर्किंग जो कि हमारी थ्रू आउट इस सवाल में चलेगी दैट इज ग्रुप रिजर्व्स। देखें सब्सिडरी कंपनी सिल्वर लिमिटेड की हमें नेट एसेट एक्विजिशन और नेट एसेट रिपोर्टिंग चाहिए। सब्सिडरी कंपनी के नेट एसेट एक्विजिशन और नेट रिपोर्टिंग के लिए मैं सवाल की तरफ चलता हूँ। सवाल की एडजस्टमेंट नंबर 2 में हमें बताया था कि जब आपने सब्सिडी को एक्वायर किया तो इसकी रिटेन अर्निंग 515 और रिवैल्यूएशन सरप्लस 105 थे और बैलेंस शीट डेट पे शेयर कैपिटल 800, रिवैल्यूएशन सरप्लस 150 और रिटेन अर्निंग्स 445 है। इन नंबर्स को मैं प्लॉट करता हूँ तो हमारे पास सब्सिडरी का शेयर कैपिटल आ जाएगा दैट इज 800 मिलियन एट एक्विजिशन एट रिपोर्टिंग। इसके अलावा सब्सिडरी का रिवैल्यूएशन सरप्लस आ जाएगा 105 एट एक्विजिशन एंड 145 एट रिपोर्टिंग। इसके अलावा हमारे पास सब्सिडरी की रिटेन अर्निंग्स आ जाएंगी 515 एट एक्विजिशन और रिपोर्टिंग डेट पे रिटेन अर्निंग्स थी हमारे पास 445। ठीक हो क्या? अब सवाल की इंफॉर्मेशन को रीड करता हूँ और अकॉर्डिंगली जो जो नंबर्स यहाँ प्लॉट करने हैं उनको हम मैनेज करते हैं। एडजस्टमेंट नंबर 1 में कहता है कि जब आपने 1 जनवरी 2022 पे सब्सिडरी की सिल्वर लिमिटेड की 70% शेयर होल्डिंग एक्वायर की तो आपने कंसिडरेशन में ये दो चीजें पे की। एक तो अपनी कंपनी के 20 मिलियन शेयर इशू किए। अब जिस वक्त हमने सब्सिडी को एक्वायर किया, उस वक्त हमें शेयर्स की वैल्यू लेनी है दैट इज 25। लेकिन इन्होंने कहा कि हमने शेयर्स एक महीने बाद इशू किए, उस वक्त शेयर्स की वैल्यू 27 रुपए हो गई थी
और हमने इन शेयर्स को 27 की ही वैल्यू पे रिकॉर्ड कर दिया है। यानी कि अगर हम वर्किंग्स में आए, वर्किंग ई, शेयर कैपिटल एंड शेयर प्रीमियम। देखें, हमने 20 मिलियन शेयर्स इशू किए, इन्हें रिकॉर्ड करना था 25 रुपए के हिसाब से, हमने रिकॉर्ड कर दिया 27 रुपए के हिसाब से। यानी कि 20 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 10, 200 का अमाउंट हमने शेयर कैपिटल में रिकॉर्ड किया है, और 20 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 17, 27 माइनस 10, तो ये आ जाएगा हमारे पास 20 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 17, 340 मिलियन। 340 मिलियन आपने रिकॉर्ड किया है शेयर प्रीमियम में। सर होना क्या चाहिए था? सर होना यही चाहिए था कि जो आपने 340 रिकॉर्ड किया ना, ये रिकॉर्ड होना चाहिए था 20 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 15 के हिसाब से, 25 माइनस 10, 15। तो ये आएगा हमारे पास 20 मल्टीप्लाई बाय 15, 300। तो 300 पे हमें इसे रिकॉर्ड करना चाहिए था, 340 पे हमने इसको रिकॉर्ड किया हुआ है। यानी कि हमें शेयर प्रीमियम के नंबर को 40 से डिक्रीज करना है, हमें शेयर प्रीमियम के नंबर को 40 से डिक्रीज करना है। शेयर कैपिटल में कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। तो अगर मैं अपने पास बैलेंस शीट पे देखूं, तो बैलेंस शीट पे हमारे पास पेरेंट कंपनी का शेयर कैपिटल आ रहा है 1400। तो ये तो हमारी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में एज इट इज आ जाएगा, मैं हाथों हाथ लिख भी लेता हूं, 1400। और हमारे पास शेयर प्रीमियम आ जाएगा, सर हमारे पास पेरेंट कंपनी का शेयर प्रीमियम है 550। इस 550 में हम 40 रुपए रिड्यूस कर देंगे, 40 रुपए रिड्यूस कर देंगे तो ये हो जाएगा 510। ये 40 रुपए रिड्यूस कौन से किए सर? ये 40 रुपए रिड्यूस किए हमने ये वाले। और वर्किंग ईज का रेफरेंस है तो मैं यहाँ इसका रेफरेंस भी दे देता हूँ। 550 माइनस 40। अच्छा, 40 का अमाउंट आपने शेयर प्रीमियम से कम किया, तो दूसरी तरफ वो इन्वेस्टमेंट से भी कम होना चाहिए था। तो मैं इस 1000 के आगे भी -40 लिख देता हूँ, सिर्फ याद दिलाने के लिए, ताकि मैं जब इन्वेस्टमेंट का नंबर कैलकुलेट करूँ तो मुझे इस 40 को एडजस्ट करना। अच्छा, अगर हम अपने पास गुडविल की वर्किंग देखें, तो गुडविल की वर्किंग में हमारे पास कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में जो हमारे पास एल के शेयर्स हैं, ये आ जाएंगे कि हमने 20 मिलियन शेयर्स इशू किए 25 की प्राइस पे। तो 20 मिलियन इंटू 25, 500। तो हमने शेयर्स की मद में 500 पे किया। इसके बाद पॉइंट नंबर 1 के सेकंड बुलेट में कहता है कि हमें 304 मिलियन का कैश पे करना है, लेकिन 3 साल के बाद पे करना है। 304 मिलियन का कैश पे करना है, 3 साल के बाद पे करना है। और हमें पॉइंट नंबर 9 में 15% का डिस्काउंट रेट दिया था। इसका मतलब है कि हमारे पास ये जो डेफर्ड कंसिडरेशन है, डेफर्ड कंसिडरेशन का जो अमाउंट है वो 304 मिलियन है। इस अमाउंट को हमें प्रेजेंट वैल्यू पे रिकॉर्ड करना चाहिए था एट द डेट ऑफ एक्विजिशन। इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकलेगी 304 मिलियन डिवाइडेड बाय 1 प्लस 15% रेज टू द पावर 3। 3 साल पे हम इसकी डिस्काउंटिंग करेंगे, क्योंकि 3 साल बाद हमें ये अमाउंट पे करना है। तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू आ रही है 199.88। मैं रीचेक कर लेता हूँ, अपनी डिस्काउंट रेट 15% था। 1.15 रेज टू द पावर 3, 304 डिवाइडेड बाय आंसर, तो ये आ गया 199.88। अब हमें ओरिजिनली जो लाइबिलिटी रिकॉर्ड करनी चाहिए थी वो 199.88 रिकॉर्ड करनी चाहिए थी, और हमने रिकॉर्ड कितनी कर रखी है? सर हमने रिकॉर्ड कर रखी है 304। तो 304 की लाइबिलिटी रिकॉर्ड कर रखी है, 199.8 रिकॉर्ड होनी चाहिए थी। तो कितने से हमें इसे डिक्रीज करना है? सर हमें इसे डिक्रीज करना है 304 माइनस 199.88। तो ये आ जाएगा हमारे पास 104.12। यानी 104.12 से हमें अपनी लाइबिलिटी को डिक्रीज करना है। सर मैं अपने पास अगर बैलेंस शीट में से हाथों हाथ प्लॉट कर दूं, हमारे पास बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिवॉल्यूशन सरप्लस, रिटेन अर्निंग और लाइबिलिटीज है 692 की पेरेंट की। तो मैं अपने पास लाइबिलिटीज, पेरेंट की लाइबिलिटीज है 692 माइनस 104.12।
104.12 ये लायबिलिटी का अमाउंट इससे डिक्रीज कर रहा हूँ। और हमारे पास गुडविल की वर्किंग में जो डेफर्ड कंसिडरेशन रिकॉर्ड होगा वो रिकॉर्ड होगा 199.88। आप इसे राउंड ऑफ भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसे राउंड ऑफ नहीं किया, 199.88। अच्छा, अब इस डेफर्ड कंसिडरेशन के ऊपर हमें पूरे साल में इंटरेस्ट भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा। हमारे पास इंटरेस्ट एक्सपेंस भी आएगा कंसोलिडेट बुक्स में। कितना सर? इंटरेस्ट एक्सपेंस आएगा 199.88 इंटू 15%, एक साल का इंटरेस्ट। तो 199.88 पे अगर हम 15% के हिसाब से इंटरेस्ट कैलकुलेट करें तो ये बनता है हमारे पास 29.98। 29.98। अब जब आप 29.98 का इंटरेस्ट रिकॉर्ड करेंगे तो इससे होगा ये कि आपकी लायबिलिटी बढ़ जाएगी, तो प्लस 29.98। और जितनी अमाउंट से लायबिलिटी बढ़ेगी उतनी अमाउंट से हमारे पास एक्सपेंस रिकॉर्ड होगा। तो हमारे पास ग्रुप रिजर्व्स में इंटरेस्ट ऑन डेफर्ड कंसिडरेशन 29.98, डेफर्ड कंसिडरेशन के नाम पे हमारे पास इंटरेस्ट रिकॉर्ड होगा। अच्छा, ग्रुप रिजर्व्स में मैं एएल की रिटेन अर्निंग्स को तो एज इट इज लिख देता हूँ, क्योंकि एएल की तो 100% रिटेन अर्निंग्स हमने यहाँ प्लॉट करनी है। एएल की रिटेन अर्निंग्स हमारे पास बैलेंस शीट पे 618 एएल की रिटेन अर्निंग्स आ गई। जो इंटरेस्ट रिकॉर्ड करना था डेफर्ड कंसिडरेशन पे, उस अमाउंट से रिटेन अर्निंग्स को कम कर दिया, दूसरी तरफ अपनी लायबिलिटी को इंक्रीज कर दिया। और ये दोनों नंबर्स हमारे पास वर्किंग एफ से उठकर आ रहे हैं, तो इनके आगे मैं रेफरेंस वर्किंग एफ कर देता हूँ, ताकि एग्जामिनर को मालूम है कि हर नंबर जो आ रहा है आपकी बैलेंस शीट पे वो कहाँ से उठकर आ रहा है, आपकी रेलेवेंट वर्किंग से उठकर आ रहा है। तो हमारे पास गुडविल की कैलकुलेशन के लिए कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट आ गया, डेफर्ड कंसिडरेशन आ गया। इससे हमें लेस करना है फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट एक्वायर्ड। अब फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट एक्वायर्ड के लिए हमें सब्सिडी के नेट एसेट एक्विजिशन कैलकुलेट करने पड़ेंगे। हमारे पास पॉइंट नंबर 2 में ये कहा गया था कि जब हमने सब्सिडी को एक्वायर किया तो इसकी रिटर्निंग 515, रिवैल्यूएशन सरप्लस 105 था। ये हमने लिख दिया 105 और 515। कहता है कैरिंग अमाउंट ऑफ नेट एसेट्स वर इक्वल टू देयर फेयर वैल्यू एक्सेप्ट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हुज फेयर वैल्यू एक्सीडेड द कैरिंग वैल्यू बाय 160 मिलियन। सब्सिडी के पास एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जिसकी फेयर वैल्यू कैरिंग वैल्यू से 160 मिलियन ज्यादा है, तो हमारे पास एक फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट आ जाएगी 160 की। एक फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट आ जाएगी 160 की। आगे कहता है द प्रॉपर्टी एट रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ 8 इयर्स एंड बोथ एएल एंड एसएल मेजर्स द इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी यूजिंग द कॉस्ट मॉडल। पेरेंट और सब्सिडी दोनों इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को कॉस्ट मॉडल पे मेजर करते हैं। सर, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को हम कॉस्ट मॉडल पे मेजर करते हैं, लेकिन एक्विजिशन डेट पे तो हम इसे फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे। अब एक्विजिशन डेट पे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की जो भी फेयर वैल्यू है वो आपकी कंसोलिडेटेड बुक्स में डेट ऑफ एक्विजिशन पे कॉस्ट बन जाएगी। यानी कि ईयर एंड तक इसका डेप्रिशिएटेड वर्जन एट रिपोर्टिंग डेट आ रहा होगा। तो सर, अगर हम इसका डेप्रिशिएटेड वर्जन कैलकुलेट करें, 8 साल की इसकी लाइफ थी, ईयर एंड तक एक साल गुजर गया, तो 160 मल्टीप्लाई बाय 7/8 कर दें, 7 साल की लाइफ रह गई है। तो 160 मल्टीप्लाई बाय 7/8 ये आ जाएगा 140। अच्छा, याद दिलाने के लिए हर चीज हाथों हाथ बैलेंस शीट में पार्क कर दे, वरना एंड में मुश्किल आ सकती है। तो मुझे मालूम है कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में मुझे 140 की फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट ऐड करनी है। मैं सब्सिडी की इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में 140 की फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट ऐड कर देता हूँ। एक और चीज जो हमारे पास डेफर्ड कंसिडरेशन, 304 पे रिकॉर्डेड था, जबकि रिकॉर्ड होना चाहिए था 199.88 पे। तो 104.12 से हमने डेफर्ड कंसिडरेशन की लायबिलिटी का अमाउंट डिक्रीज किया। तो 104.12 से हमने बैलेंस शीट पे लायबिलिटी को कम किया। दूसरी तरफ हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट्स रिकॉर्डेड है, इसमें भी हम 104, कितना अमाउंट था, 104.12, 104.12 से अपनी इन्वेस्टमेंट को डिक्रीज कर देते हैं। ठीक हो गया? तो हमारे पास एडजस्टमेंट नंबर 1, एडजस्टमेंट नंबर 2 के लो चुकी है। सर, हमारे पास सब्सिडी के नेट एसेट्स एट एक्विजिशन आ जाएंगे। सब्सिडी की नेट एसेट एट एक्विजिशन कैलकुलेट करता हूँ, 800 प्लस 515 प्लस 105 प्लस 160, तो ये आ गया हमारे पास 1580। गुडविल की कैलकुलेशन में हम शेयर ऑफ नेट एसेट्स माइनस करते हैं, तो 1580 मल्टीप्लाई बाय 70%। तो 1580 का 70% हमारे पास आ जाएगा 1106, 1106। और 1106 के नेट एसेट्स माइनस करेंगे तो हमारे पास गुडविल का नंबर आ जाएगा 500 प्लस 199.88 माइनस 1106। तो ये आ गया हमारे पास 406.12 का बार्गेन
परचेज गेन। मैं कैलकुलेशन रीचेक कर लेता हूँ। 500 प्लस 199.88 माइनस 1106, तो ये हमारे पास आ गया 406.12 का बार्गेन परचेज गेन। बार्गेन परचेज गेन हम अपने ग्रुप रिजर्व में लेके चले जाएंगे। बार्गेन परचेज गेन 406.12। सर हमने सब्सिडी की एक्विजिशन रिकॉर्ड कर ली। अगर एक्विजिशन डेट की मैं जनरल एंट्री बनाऊं तो एक्विजिशन डेट की हमारे पास जनरल एंट्री क्या बनती है? सर एक्विजिशन डेट की आपके पास जनरल एंट्री बनेगी कि आप सब्सिडी के नेट एसेट्स को डेबिट करेंगे। सब्सिडी के नेट एसेट्स कितने थे? सर सब्सिडी के नेट एसेट्स थे 1580। 1580। सर आपने जो शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम सब्सिडी की एक्विजिशन पे इशू किया, ये क्रेडिट होगा। उसकी वैल्यू कितनी थी? सर उसकी वैल्यू थी 500। सर आपके पास डेफर्ड कंसिडरेशन यानी कि पेबल रिकॉर्ड होगा कितना? सर डेफर्ड कंसिडरेशन की फिर वैल्यू थी 199.88। 199.88। सर आपके पास बार्गेन परचेज गेन आएगा जो कि आपकी इनकम में रिकॉर्ड होगा। वो कितना था सर? वो था हमारे पास 406.12। और आपके पास एक नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट रिकॉर्ड होगा। नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का नंबर कितना है सर? वो मैं कैलकुलेट कर लेता हूं। तो हमारे पास एनसीआई एट एक्विजिशन आ जाएगा 1580 का 30%। तो 1580 का 30% हमारे पास बनेगा 474। ये हमारे पास एनसीएट एक्विजिशन आ गया। और अपनी डबल एंट्री में देखूं तो क्या डबल एंट्री रिकंसाइल कर रही है? डबल एंट्री को देख लेते हैं। 474 प्लस 500 प्लस 199.88 प्लस 406.12, तो ये हमारी डबल एंट्री भी रिकंसाइल कर रही है। ये डबल एंट्री हमने बनाई होगी सब्सिडी की डेट ऑफ एक्विजिशन पे। ठीक हो गया। इसके बाद चलते हैं वापस से सवाल की तरफ। एडजस्टमेंट नंबर 1 हम कंप्लीटली देख चुके हैं। एडजस्टमेंट नंबर 2 हम कंप्लीटली देख चुके हैं। एडजस्टमेंट नंबर 3 कहता है कि एल पेरेंट कंपनी कॉस्ट मॉडल फॉलो करता है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के लिए। सब्सिडरी कंपनी रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो करती है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के लिए। अगर एसएल ने भी कॉस्ट मॉडल अडॉप्ट किया होता, इसके पास 45 का रिवैल्यूएशन सरप्लस ना होता, तो हमारे पास जो एसएल के नेट एसेट्स हैं इसमें रिवैल्यूएशन मॉडल से, अगर हम कॉस्ट मॉडल पे आ रहे हैं, हम रिवैल्यूएशन मॉडल से कॉस्ट मॉडल पे आ रहे हैं, तो हमारे पास ये जो रिवैल्यूएशन सरप्लस है, सर रिवैल्यूएशन सरप्लस हमने बैलेंस शीट से उठाया था, ये 150 का अमाउंट है। मैंने यहाँ गलती से 150 की जगह 145 लिख दिया है, इसे मैं 150 कर देता हूँ। तो रिवॉल्यूशन मॉडल से अगर कॉस्ट मॉडल पे आते हैं तो 45 से रिवॉल्यूशन सरप्लस कम हो जाता है। ये बात हमारे पास एडजस्टमेंट नंबर 3 में थी, तो मैंने इसे 45 से कम कर दिया। ये बेसिकली 45 से 150 को कम कर देगा। सर बैलेंस शीट पे इसका क्या इंपैक्ट आएगा? सर बैलेंस शीट पे इसका इंपैक्ट आएगा कि सब्सिडरी के पास जो ये 960 का प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट रिकॉर्डेड है, इसके आगे हम -45 लिख देते हैं कि आपने ये 45 से डिक्रीज करना है। तो एडजस्टमेंट नंबर 3 हो गया। एडजस्टमेंट नंबर 4 में कहता है कि सब्सिडरी ने पेरेंट को 150 मिलियन की गुड्स सेल किए 20% मार्कअप पे, 40% गुड्स अभी भी क्लोजिंग इन्वेंट्री में। तो हमारे पास सब्सिडरी की नेट एसेट रिपोर्टिंग में अनरियलाइज्ड गेन आ जाएगा। अनरियलाइज्ड गेन कितना आएगा? सर गुड्स सेल किए थे 150 मिलियन के, इस पे मार्कअप था हमारे पास 20%। तो 150 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय 120, क्योंकि ये मार्कअप है। और कितने परसेंट गुड्स अभी भी अनसोल्ड है? सर 40% गुड्स अभी भी अनसोल्ड है, तो मल्टीप्लाई बाय 40%। तो ये आ जाएगा 150 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइड बाय 120 इंटू 40%, ये आ जाएगा 10। तो 10 का अनरियलाइज गेन हमने रिपोर्टिंग डेट पे रिटेन अर्निंग से कम कर देना। जब आप 10 का गेन सब्सिडी के रिटेन अर्निंग से कम करोगे, तो दूसरी तरफ आपने पेरेंट की बैलेंस शीट पे इन्वेंट्री को भी 10 से कम करना होगा। तो मैं इसके आगे भी -10 लिख देता हूँ ताकि हमें याद रहे। तो ये हमारे पास सब्सिडी के नेट एसेट्स एट रिपोर्टिंग डेट आ गए। देखें इसके बाद सवाल में जो एडजस्टमेंट्स हैं, एडजस्टमेंट नंबर 4 हमने कर ली। एडजस्टमेंट नंबर 5, 6, 7
ये पर्टेन करती है एसोसिएट से, और एडजस्टमेंट नंबर 8 फेयर वैल्यू लॉस से बाकी इन्वेस्टमेंट पे, इसको भी हम देख लेंगे। सब्सिडीज पर्टेनिंग सारी एडजस्टमेंट हो गई, तो हमारे पास नेट एसेट रिपोर्टिंग आ जाएंगे 800 प्लस 150 प्लस 445 प्लस 140 माइनस 45 माइनस 10। तो नेट एसेट रिपोर्टिंग आ गए 1480 के। सब्सिडी की नेट एसेट्स में इंक्रीज नहीं आ रहा बल्कि डिक्रीज आ रहा है, और ये डिक्रीज आ रहा है 1480 माइनस 1580 100 का। 100 का जो भी डिक्रीज आया, इसका 70% पेरेंट का, इसका 30% एनसीआई का। तो ये आ जाएगा 70 का डिक्रीज पेरेंट से पर्टेनिंग और 30 का डिक्रीज एनसीआई से पर्टेनिंग। एनसीआई को उनका हिस्सा देते हैं पोस्ट एक्विजिशन के नाम पे, तो एनसीआई को हम 30 से कम कर देंगे, तो हमारे पास एनसीआई रिपोर्टिंग डेट आ जाएगा 474 माइनस 30 444, और 70 का शेयर पेरेंट को दे देते हैं, तो हमारे पास पोस्ट एक्विजिशन सिल्वर लिमिटेड आ जाएगा 70 नेगेटिव। तो ये हमारी इस सवाल में अब तक सब्सिडी से पर्टेनिंग सारी एडजस्टमेंट मैनेज हो चुकी है। अब हम आते हैं एसोसिएट पे। एसोसिएट के हवाले से कहता है कि 1 जुलाई 2022 पे हमने 5 मिलियन शेयर एक्वायर किए 91 मिलियन के, जो कि 25% शेयर होल्डिंग है। एक्विजिशन डेट पे पीएल के शेयर्स की वैल्यू 17 रुपए थी, हमने 91 मिलियन का एक्वायर किया। अगर आप 5 मिलियन शेयर्स को 17 से मल्टीप्लाई करें तो ये बनता है 85, यानी 85 मिलियन के शेयर्स आपने 91 पे एक्वायर किए। इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट को हम इनिशियली रिकॉर्ड करते हैं कॉस्ट पे, तो कॉस्ट हमारी 91 मिलियन है, हम इसे 91 मिलियन पे ही रिकॉर्ड करेंगे। अब मैं अपने पास इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट की एक वर्किंग बनाता हूँ। ये हो जाएगी हमारे पास वर्किंग जी। इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट दैट इज प्लेटिनम लिमिटेड। सर इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट में हमारे पास ये ओरिजिनली रिकॉर्ड होगा 1 जुलाई 22 पे, कॉस्ट पे दैट इज 91 मिलियन। फिर हम इसमें ऐड करेंगे शेयर ऑफ प्रॉफिट। इन्होंने हमें बताया पॉइंट नंबर 5 में ही, सॉरी पॉइंट नंबर 6 में, कि 6 महीनों का पीएल का जो प्रॉफिट है वो 52 मिलियन है। ये ऑलरेडी 6 महीनों का है, तो इसे नंबर ऑफ मंथ्स पे प्रोपोर्शनेट नहीं करना। 52 मिलियन 6 महीनों का प्रॉफिट है, और हमारे पास शेयर होल्डिंग कितनी है 25%। तो हमारे पास 52 मिलियन इंटू 25%, सिर्फ 50 इंटू 25% आ जाएगा हमारे पास 13। 13 से हमारी इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट इंक्रीज हो जाएगी। इस इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट इंक्रीज होगी तो एंट्री क्या बनेगी, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट डेबिट और शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट क्रेडिट। तो हमारे पास ग्रुप रिजर्व्स में शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम पीएल दैट इज 13। इसी एडजस्टमेंट में आगे कहता है कि कंपनी हैज रिकॉर्डेड शेयर ऑफ डिविडेंड फ्रॉम पीएल अमाउंटिंग टू 5 मिलियन। हमें पीएल से 5 मिलियन का डिविडेंड मिला, हमने इसे अपने पास एज ए इनकम रिकॉर्ड कर लिया। सर एसोसिएट से जब हमें डिविडेंड मिलता है तो हम इसे एज ए इनकम रिकॉर्ड नहीं करते, बल्कि अपनी इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट को कम कर देते हैं। तो मैंने इसे इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट से कम कर दिया। दूसरा, ये हमारे पास ग्रुप रिजर्व्स में रिटेन अर्निंग्स में रिकॉर्डेड है, तो डिविडेंड फ्रॉम पीएल इसे मैं ग्रुप रिजर्व से हटा देता हूँ, क्योंकि जब आप एसोसिएट से डिविडेंड रिसीव करते हो तो कैश या डिविडेंड रिसीवेबल डेबिट और इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट को क्रेडिट करते हो। इन्होंने इस चीज को ऐसा इनकम रिटेन अर्निंग में रिकॉर्ड किया हुआ था, तो मैंने इसे अंडू कर दिया, और सही एडजस्टमेंट के तौर पे मैंने इसे इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट के अमाउंट से रिड्यूस कर दिया। आगे कहता है पॉइंट नंबर 7 में, 1 सितंबर 22 पे एएल ने यानी कि पेरेंट ने मशीन सेल की 60 मिलियन की 108 मिलियन में, 60 मिलियन की कैरिंग वैल्यू की मशीन 108 मिलियन में। इसकी जो रिमेनिंग यूजफुल लाइफ है वो 4 साल है। अब यहां देखिएगा सर, हम यहां बराबर में ही वर्किंग करता है, अनडेप्रिशिएटेड गेन ऑन मशीन, और एएल ने पीएल को ये मशीन सेल किया। सर गेन का अमाउंट कितना है, सर गेन का अमाउंट है 108 का सेल किया है, और कैरिंग वैल्यू 60, तो 108 माइनस 60, तो ये आ जाएगा 108 माइनस 60 48। अच्छा सेल कब हुआ है, सर सेल हुआ है 1 सितंबर 22 पे,
तो मैं सिर्फ यहाँ लिख देता हूँ 1 सितंबर 22। और जिस वक्त पेरेंट ने एसोसिएट को सेल किया उस वक्त इसकी लाइफ कितनी थी, 4 साल। तो इसका मतलब है कि गेन का कुछ पोर्शन एसोसिएट के पास डेप्रिशिएट हो गया है। कितना, 48 डिवाइडेड बाय 4, 4 साल से डिवाइड किया तो पर ईयर डेप्रिसिएशन आया। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीनों का एसोसिएट ने डेप्रिसिएशन चार्ज किया होगा, तो 4/12। तो ये आ जाएगा 48 डिवाइड बाय 4 इंटू 4/12। तो ये आ गया हमारे पास 4 रुपए का गेन। सॉरी, 4 रुपए का गेन नहीं, 4 रुपए का गेन के ऊपर डेप्रिसिएशन जो कि एसोसिएट ने रिकॉर्ड कर लिया होगा। अभी भी अनडेप्रिशिएटेड पोर्शन कितना है सर? अभी भी अनडेप्रिशिएटेड पोर्शन है 44 का। और पेरेंट का एसोसिएट में शेयर कितना है? शेयर ऑफ एल। सर पेरेंट का एसोसिएट में शेयर है 25%, तो 44 का 25%, या गया 11। चूंकि पेरेंट ने एसोसिएट को सेल किया है, इसका मतलब है कि गेन पेरेंट के पास रिकॉर्डेड है और मशीनरी एसोसिएट के पास ओवर स्टेटेड है। तो गेन चूंकि पेरेंट के पास रिकॉर्डेड है, तो मैं इसे ग्रुप रिजर्व से रिवर्स करता हूं। अनडेप्रिशिएटेड गेन ऑन मशीन फ्रॉम एल टू पीएल। 11 का गेन हमने यहां से रिवर्स कर दिया। दूसरी तरफ हम इसे इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट की वर्किंग से रिवर्स करेंगे। तो ये हमारे पास इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट का क्लोजिंग नंबर आ गया 31 दिसंबर 22 पे। 91 प्लस 13 माइनस 5 माइनस 11। सर ये आ गया हमारे पास 88 मिलियन, जो कि हमारी बैलेंस शीट पे चला जाएगा। लास्ट काम हमें ये करना है कि हमें इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर फेयर वैल्यू का लॉस रिकॉर्ड करना है, पॉइंट नंबर 8 के तहत। इन्होंने कहा है कि फेयर वैल्यू लॉस ऑफ 22 मिलियन नीड्स टू बी रिकॉर्डेड इन रिस्पेक्ट ऑफ एल रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट्स। देखें, वर्किंग जी एच इन्वेस्टमेंट्स। अगर आप एल की किताबों में देखो तो एल की किताबों में इन्वेस्टमेंट्स आ रही है 1000 पे। तो एल बुक्स 1000। अब इस 1000 की इन्वेस्टमेंट में सब्सिडी इन्वेस्टमेंट भी है, एसोसिएट इन्वेस्टमेंट भी है और इन्वेस्टमेंट भी है। पहले इसमें से मैं इन्वेस्टमेंट इन एसएल और इन्वेस्टमेंट इन पीएल, ये दोनों अलग कर देता हूं, फिर जो रह जाएगा वो बाकी इन्वेस्टमेंट्स होंगी। देखें, इन्वेस्टमेंट इन एसएल, हमने इन्वेस्टमेंट इन एसएल से एसएल की जो करेक्ट कॉस्ट कैलकुलेट की, वो कैलकुलेट की 500 और 199.88। लेकिन इन्होंने पॉइंट नंबर 1 में बताया था कि आपने इस इन्वेस्टमेंट को गलत से गलत रिकॉर्ड कर दिया है। आपने 20 मिलियन शेयर्स को 27 पे और कैश पेमेंट को फुल अमाउंट पे रिकॉर्ड कर दिया है। यानी कि हमें अगर इस गलत नंबर से सही नंबर पे पहुंचना है, तो गलत नंबर से हम गलत नंबर ही वर्क बैक करेंगे। तो वो कितना बनेगा सर? वो बनेगा 20 मिलियन शेयर 27 के हिसाब से प्लस 304। 20 मिलियन शेयर हमने 27 के हिसाब से रिकॉर्ड किए, प्लस 3040 की डेफर्ड पेमेंट, तो 20 इंटू 27 प्लस 304। यानी कि पेरेंट ने अपनी बुक्स में से रिकॉर्ड कर रखा है 844 पे। 844 यहां से हटा देता हूं। दूसरा था इन्वेस्टमेंट पीएल। इन्वेस्टमेंट इन पीएल कितने की है? पॉइंट नंबर 5 में 91 मिलियन। तो 91 मिलियन पे इसको रिकॉर्ड किया होगा सर। 91 मिलियन पे इसको रिकॉर्ड किया होगा, तो 91 की वैल्यू इसकी भी हटा देता है। बाकी जो इन्वेस्टमेंट रह गई, तो 1000 माइनस 844 माइनस 91, ये आ गया हमारे पास 65 रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट। और पॉइंट नंबर 8 में बताया कि इस पे 22 का लॉस है। तो जब हम इस पे फेयर वैल्यू लॉस रिकॉर्ड करेंगे 22 का, इसकी कैरिंग वैल्यू 31 दिसंबर 22 पे आ जाएगी 65 माइनस 22, 43। अब ये फेयर वैल्यू का लॉस रिकॉर्ड करेंगे, तो फेयर वैल्यू का लॉस हमारे ग्रुप रिजर्व्स को कम करेगा, हमारी पेरेंट की रिटेन अर्निंग्स को कम करेगा। तो फेयर वैल्यू लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट्स 22। यहां तक हमने सारी एडजस्टमेंट्स को अकाउंट फॉर कर लिया, बस अब हमें सबकी टोटलिंग वगैरह करनी है। हमने एनसीए का नंबर कैलकुलेट कर रखा है, ग्रुप रिजर्व का मैं टोटल कर लेता हूँ। 618 माइनस 29.98 प्लस 406.12 माइनस 70 प्लस 13 माइनस 5 माइनस 11 माइनस 22। तो ये आ गया हमारे पास
899.14। मैं सिर्फ कैलकुलेशन को एक दफा रीचेक कर लेता हूँ। 618 माइनस 29.98 प्लस 406.12 माइनस 70 प्लस 13 माइनस 5 माइनस 11 माइनस 22, तो ये आ गया हमारे पास 899.14। सारे नंबर्स का हम टोटल कर लेते हैं। अपनी अगर हम बैलेंस शीट को देखें तो हमारे पास एसेट्स में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, पेरेंट की 1160, सब्सिडरी की 960 और एक 45 की एडजस्टमेंट। तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 1160 पेरेंट, 960 सब्सिडरी और 45 की एडजस्टमेंट। तो ये हो जाएगा 1160 प्लस 960 माइनस 45, 2075। इसके बाद इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, पेरेंट का 440, सब्सिडरी का 290 और 140 की एडजस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी 440 प्लस 290 प्लस 140 की एडजस्टमेंट। 440 प्लस 290 प्लस 140 की एडजस्टमेंट, तो ये हो जाएगा 870। इसके बाद हमारे पास इन्वेस्टमेंट्स हैं। इन्वेस्टमेंट्स में हमारे पास हम एक तो इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट दिखाएंगे। इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट की हमने वर्किंग की थी, वर्किंग G88। और फिर हमारे पास अदर इन्वेस्टमेंट्स हैं। अदर इन्वेस्टमेंट्स की भी हमने वर्किंग की थी, वर्किंग H43। फिर वापस हम बैलेंस शीट पे आते हैं तो इन्वेंट्री, इन्वेंट्री में पेरेंट की इन्वेंट्री है 365 और इसमें एक 10 की एडजस्टमेंट है और सब्सिडरी की इन्वेंट्री है 190। तो ये हो जाएगा 365 माइनस 10 प्लस 190, 545। बैलेंस शीट में इसके बाद है हमारे पास अदर करंट एसेट 295 और 270। 295 और 270, ये आ जाएगा हमारे पास 295 प्लस 270, 565। गुडविल यहाँ पे नहीं आ रहा क्योंकि हमारे पास सब्सिडी में बार्गेन परचेस गेन था। तो ये हमारे पास टोटल एसेट्स आ जाएंगे 2075 प्लस 870 प्लस 88 प्लस 43 प्लस 545 प्लस 565। तो ये हो गया हमारे पास 4186। अब आते हैं हम इक्विटी एंड लायबिलिटीज पे। तो हमने शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम का नंबर ऑलरेडी लिख रखा है। रिवैल्यूएशन सरप्लस पेरेंट का कुछ भी नहीं है, सब्सिडरी का 150। अब 150 के रिवैल्यूएशन सरप्लस में से 150 की रिवैल्यूएशन सरप्लस में से 45 का रिवैल्यूएशन सरप्लस तो आपने ऑलरेडी एलिमिनेट कर दिया था, तो बाकी बचा 105 और 105 का एक्विजिशन था, तो यानी कि सब्सिडरी का रिपोर्टिंग डेट पे कोई रिवैल्यूएशन सरप्लस नहीं है। इसके बाद फिर हमारे पास आ जाएगा ग्रुप रिजर्व। ग्रुप रिजर्व की हमने वर्किंग की थी, वर्किंग डी, और ग्रुप रिजर्व का नंबर है 899.14। तो वर्किंग डी 899.14। इसके बाद आ जाएगा हमारे पास एनसीआई का नंबर। एनसीआई का नंबर है वर्किंग सी 444। इसके बाद हमारे पास आ जाएगा लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज अगर हम देखें तो 692 की पेरेंट की लाइबिलिटीज है जो मैं ऑलरेडी यहाँ लिख चुका हूँ, दो एडजस्टमेंट्स थी इसमें, और सब्सिडरी की लाइबिलिटीज है 315 प्लस 315। ये हो जाएगा 692 माइनस 104.12 प्लस 29.98 प्लस 315। तो ये आ गया हमारे पास 932.86। थोड़ी सी अगर मैं प्रेजेंटेशन को प्रॉपर करूं तो जो ग्रुप की इक्विटी है उसे हम ग्रुप की इक्विटी के नाम पे शो करेंगे, एनसीए और लाइबिलिटी का नंबर इसमें ऐड करेंगे तो टोटल इक्विटी और लाइबिलिटी आ जाएगी हमारे पास। तो 1400 प्लस 510 प्लस 899.14, ये आ गया हमारे पास 2809.14।
प्लस 444 प्लस 932.86, तो ये आ गया हमारे पास एग्जैक्ट 4186। तो यहाँ तक हमारी ये बैलेंस शीट कंप्लीट हो जाती है, रिकनसाइल भी है, टोटल एसेट इज इक्वल टू टोटल इक्विटी प्लस लायबिलिटीज। तो यहाँ तक हमारा ये सवाल कंप्लीट हुआ जाता है। आई होप कि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सका हूँ। आज की इस वीडियो के लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।